प्यारे साथियों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज का जो वीडियो होगा हमारा ये यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ के लिए 2026 में जिनको एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ अनसॉल्व्ड पेपर। मेरे पास जो है ये राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो ख़रीद लीजिए, क्योंकि मैं पूरा अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, अगर आप लोग पूरा अनसॉल्व्ड पेपर जितना मैं सॉल्व कराऊंगा अच्छे से समझ के सॉल्व करते हैं तो निश्चित ही 2026 में जो मैथ का पेपर होगा हूबहू सेम क्वेश्चन लगभग फंसेंगे, क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन दोहराता है। अगर आप ढंग से आप कर लेते हैं तो पक्का आपका 90+ नंबर आ जाएंगे। तो सेट 1 2025 का पेपर मैं हल करने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से हल करिए। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पीय में लिखा एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का योग होगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का वो दिया है कि एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का योग क्या होता है। देखो, सब आपको पता होगा कि अगर एक परमीय संख्या है अगर एक अपरमीय संख्या है, अगर दोनों का योगफल क्या होता है सदैव अपरमीय संख्या होती है। मान लो 2 क्या है, एक परमीय संख्या है, और √3 क्या है, एक अपरमीय संख्या है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो सदैव क्या आएगी, हमें अपरमीय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरमीय संख्या मिलेगी। तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑब्जेक्टिव का, इसमें आएगा अपरमीय संख्या। डी ऑप्शन सही है। क्या सही है? डी ऑप्शन इसमें सही है। पहला का जो ऑप्शन होगा वो डी सही है, पहला का डी। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। यानी दूसरा जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है वो दिया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, 156 का तो आप लोग जानते होंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तेईछे 2 नवा 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 तिक्का 9, और फिर 13 से काट दो 13 एकम 13। ठीक, तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसको लिख सकते हैं, देखो कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 गुणे 2 3 गुणे 13। तो इसका ये इसको और लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 11। नहीं, ऑप्शन इसका बी सही है, बी नहीं सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जिसके पास अगर अनसॉल्व्ड पेपर है तो आप अपने अनसॉल्व्ड पेपर में भी देख लीजिएगा। बाकी इसका ऑप्शन क्या है? सी सही है। ऑप्शन क्या सही है? दूसरा क्या? सी सही है। हमने हल कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है यदि 3x प्लस 5y अपान 3x माइनस 5y इक्वल टू दिया है 7/3, तो पूछा है कि x रेशियो का मान किसका बताना है? x रेशियो y का मान बताना है। किसका मान बताना है? x रेशियो y का मान बताना है, यानी x अनुपात y का मान। क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 त्रिका 9x प्लस 3 पचे 15y बराबर 7 त्रिक 21x 7 पचे 35y। 9x माइनस 21x माइनस 35y माइनस 15y। पंचांतर कर लिया हमने। क्या किया? x को x के पास, y को y के पास भेज दिया। देखो 21 से 9 घटाओ 12 9 21 हो जाएगा 12x माइनस का, और बराबर इधर जुड़ जाएगा माइनस का इधर। तो 5 5 10 का 0 3 1 4, 5 5 10 की 0 3 1 4, और 1 5 आएगा। कितना आएगा? 5 यानी 50 आएगा, माइनस का 50 आएगा। अब 50y, अब निकालेंगे x रेशियो y यानी x बटे y, तो माइनस का 50 हो जाएगा और 12 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ देखो काट देंगे, सो कट जाएगा। 2 दूनी 4 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, माइनस का ऊपर नीचे हट जाएगा, यानी 25/6 आएगा। इसको हम लिखेंगे अनुपात में, तो 25 रेशियो 6 क्या आ जाएगा? 25/6 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो तीसरा का आंसर आएगा 25/6 आएगा। पहला ऑप्शन सही है, तो तीसरा का ऑप्शन सही हो, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन दिया है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0
का विविधकर होगा। क्या निकालना है? विविधकर निकालना है, हमें निकालना है विविधकर। विविधकर का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविधकर का जो सूत्र होता है, विविधकर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बोलते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए निकाल लें, बी निकाल लें, सी निकालें। अगर तुलना करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 3, बी बराबर आएगा -2, सी बराबर आएगा 1/3। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान दिया है 3 और सी का मान दिया है 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर 4 और ये बचेगा माइनस का 4। तो 4 में से 4 जब घटाएंगे तो बचेगा 0, यानी विविधकर क्या आएगा? 0 आएगा, शून्य आ जाएगा। तो चौथा का जो ऑप्शन सही है वो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, इसको देख लीजिए, डाल दे रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है, सारणी का माध्य आपको सारणी वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। बारंबारता दी, वर्ग अंतराल दिया 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। बारंबारता 2, 4, 7, 3, 4। निकालना है माध्य, पूछा है माध्य निकालना। तो आप लोग जानते हैं माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए इसका हमें x निकालना पड़ेगा, यानी मध्यमान निकालना पड़ेगा। x निकाल लो। तो x कैसे निकालते हैं? 4 2 6 का आधा कितना होता है? 3, 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7, 8 10 18 का आधा 9, 10 12 22 का आधा 11। ठीक, इस प्रकार से x निकाल, यानी मध्यमान बोलते हैं। अब f आपको ये दिया है, f है, ये x है। आप क्या निकालेंगे? f इंटू x निकालेंगे। तो यहाँ 3 दूनी 6, 4 पंचे 20, 7 सता 49, 9 त्रिक 27, 11 चौक 44। ठीक, अब इसको लिखते हैं, इसको योगफल के सिग्मा fx क्या लिखते हैं? सिग्मा fx लिखते हैं। जोड़ लीजिए, 6 9 6 15, 15 7 22, 22 4 26 के 6 सिलाई 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, यानी 146। कितना आएगा? 146 आ जाएगा। सिग्मा एफ भी जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लो, 2 4 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 4 20। इसको लिखते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारा 20 आएगा और जो सिग्मा एफ एक्स आएगा 146। जोड़ने के बाद 7 4 11, 11 9 20, 20 अच्छा 26 के 6 सिलाई 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12 2 14, 146 आएगा। अब जो हमारा माध्य का फार्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया है 146 अपान 20। काट लो 2 से पहले, 2 सत्ते 14, 2 तेई 6, 2 सत्ते 14, 2 तेई 6, तो धामा 20, यानी आएगा कितना? 73 अपान 10। जब भाग करेंगे, नीचे एक जीरो है तो दशमलव के स्थान पे आ जाएगा 7.3। हमारा आंसर आएगा 7.3। तो माध्य कितना आएगा? 7.3, यानी डी ऑप्शन सही है इसका। जो पांचवा का सेट 1 का 2025 का जो पांचवा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है ऑब्जेक्टिव का, त्रिभुज ABC में त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज है ABC, डी AD का मान दिया है 1.5 और AE का मान दिया है 2, BD का दिया है 3, EC का नहीं दिया है। तो त्रिभुज ABC में ये समांतर है, क्या समांतर है? AB जो BC समांतर है, BC समांतर है DE के। तो यहाँ हम लोग जानते हैं थेस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाएंगे? थेस प्रमेय लगाएंगे।
तो हमें निकालना क्या है, इसमें AC की मान निकालना है, AC याद करना है, AC का मान निकालना है। AC ये पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, AC निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, थेल्स पर में आपको पता है, टोटल AB अपान AD और AC अपान AE। ठीक, ये फार्मूला लगा देंगे। AB का मान कितना दिया, AB देखो यहाँ ये 1.5 है, यहाँ 3 हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, 4.5 अपान AD का मान दिया है, AD का मान दिया 1.5 इक्वल टू AC निकालना है हमें, और AE का मान दिया है 2। काट दो, यहाँ 15 3 45, यानी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 बराबर AC अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो AC बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, और 6 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन सही, 6 का पहला, 6 का ए सही है। देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुविकल्पीय का बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी है। बिंदु दिया है आपको, मान लो एक बिंदु ए मान लेते हैं, एक मान लेते हैं बी। तो ए का मान दिया है 2,3 और बी का मान दिया है 4,1। बी का मान दिया है 4,1। बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी का फार्मूला लोग जानते हैं, अगर ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या होता है, इसको मान लो कि x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और y2 है। तो फार्मूला लोग जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 कितना है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, 3 से 1 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। 8 का जो वर्गमूल आएगा क्या आएगा, 2√2, क्योंकि हम जानते हैं 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, और 2 जो बचेगा अंदर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन 2√2 सही है। 7 का बी ऑप्शन 2√2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसी का, यह दो घात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। इसके मूल बराबर है तो यम का मान निकालना है। अगर मूल बराबर तो जानते हैं जो फार्मूला होता है, b² इक्वल टू 4ac होता है, b² इक्वल टू 4ac, या आप कह सकते हैं कि d बराबर 0 होता है। ठीक, d बराबर 0 होगा, तो b² इक्वल टू 4ac। तो यहाँ से देखो a का मान हो जाएगा 3 और b का मान -12 और c का मान दिया है m। ठीक, अब यहाँ में लगाना क्या है, b² बराबर 4ac, तो b का मान दिया है यहाँ पर -12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a का मान 3 और c का मान दिया है m। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 4ac। 4ac यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 में कितना आएगा, 12m आएगा। अब यहाँ से अगर m निकालना है, हमें m निकालना है, तो m बराबर हो जाएगा 144 बटे 12, 12 बटे 144 12, तो m का जो मान आएगा वो 12 आएगा, m का मान 12 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही सी सही, 8 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 15 और 25 का मासा दिया है 5 है, तो उनका लासा निकालना है। 15 और 25 का मासा दिया है 5, यानी हम लिखेंगे HCF आप किसका 15 का और 25 का। 15 और 25 का जो मासा दिया है वो कितना है, 5 है, तो उनका लासा पूछ रहा है। निकालना हमें क्या है, LCM निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमें निकालना है LCM निकालेंगे
तो 15 गुणे 25 बटे HCF कितना है, मासा दिया हमें 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 हम 25, तो 15 पचे 75, जो इसका लासा आएगा वो 75 आएगा, यानी 15 और 25 का लासा कितना आएगा, 75 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, 9 का बी सही है, ऑप्शन 9 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 10 है, समांतर श्रेणी AP लिखा है 3, 1, 3, 1, -1, -3 के लिए सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर निकालना है। तो हम जानते हैं कि पहला पद क्या है, 3 है। अगर सर्वांतर निकालना होता है तो D बराबर निकालते हैं 1 - 3, अगले पद में से पहला पद घटाएंगे तो हो जाएगा -2, तो D बराबर आएगा -2, जो ऑप्शन सही है 10 का ए, 10 का ए ऑप्शन सही। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर दिया है, एक सारणी दिया, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल आपको बारंबारता देनी है, हम लिख लेंगे F दिया है आपको। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। फिर आपको F दिया है 2, 7, 3, 10 और 4। कह रहा है कि माध्यिका वर्ग होगा, माध्यक वर्ग मतलब माध्यिका का वर्ग होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता आप लोग जानते हैं, उसको लिखते हैं CF से। CF क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 2 का 2 ऐसे लिखते हैं, 2 का 2, फिर 2 7 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 10 22, 22 4 26। ठीक, इसको जोड़ेंगे, ये भी 26 आएगा, इसको लिखते हैं n से, तो 26 ये भी आएगा। अब 26 का आधा करेंगे कितना आएगा, 13। यहाँ जो मध्य पद निकालेंगे, मध्य पद निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 26/2, 26/2वां पद, तो 13वां पद कट जाएगा। 13वां पद जो किस में आएगा, 13 पद किस में आएगा, देखो 12 ज़्यादा होगा तो इसमें आएगा, तो इसके सामने चलेंगे तो ये माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 15 20, तो माध्यिका वर्ग क्या होगा, 15 20। अतः जो माध्यक वर्ग होगा वो माध्यक वर्ग होगा 15 से लेकर 20 के बीच, ठीक, 15 से 20 के बीच। तो माध्यिका वर्ग 15 से 20, यानी डी ऑप्शन सही है इसका, 11 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया था tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, तो 2 sin a cos a निकालना, 2 sin a cos a। ठीक, देखो ये फार्मूला होता है 2 sin a cos a sin 2a का फार्मूला। इसको लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर होता है sin 2a, ठीक। तो इसका मान निकल के डायरेक्ट इसका निकालोगे तभी आंसर आएगा। अब देखिए दिया क्या है, tan a बराबर 1 दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि tan a का मान कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो हम लिख देंगे इसको tan a बराबर tan 45। यहाँ तुलना करेंगे दोनों पक्ष में, tan यहाँ, तो a का जो मान आएगा वो 45 डिग्री आएगा, a का मान 45 डिग्री। हमें निकालना है 2 sin a इंटू कॉस a बराबर sin 2a निकालेंगे तभी आंसर आएगा, तो sin 2 इंटू a का मान कितना है 45, 45 दूना 90, यानी sin 90 डिग्री का, sin 90 डिग्री मान क्या आएगा 1। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आएगा C, 12 का आंसर सी होगा, C ऑप्शन सही है इसका, C ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त बना लीजिए, ठीक, सेंटर कर लीजिए O, और यहाँ से ये तो लंब होगा,
हम जानते हैं कि जो त्रिज्या के साथ जो स्पर्श रेखा उसके साथ 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री कोण यहाँ बनता है। रखना त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा का जो कोण बनता है कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। इसको ऐसे मिला देंगे तो यहाँ दिया है क्या हमें, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, यानी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, ये 25 सेंटीमीटर दिया है। दूर स्थित Q से, यहाँ दिया है हमें Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। यहाँ हम कर ले रहे हैं Q है तो यहाँ कर लीजिए P, ठीक है। तो क्या हो गया, त्रिभुज OPQ निकालना हमें, वृत्त की त्रिज्या ये निकालना, यही में वृत्त की त्रिज्या होती है, यानी OP वृत्त की त्रिज्या होगी। तो त्रिभुज OPQ में या OPQ में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस 90 डिग्री बनता है, सामने भुजा कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। तो यहाँ लिख देंगे हम OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर और प्लस OP स्क्वायर, ठीक। OQ का मान दिया है 25 होल स्क्वायर, PQ का मान दिया है 24 का होल स्क्वायर, OP निकालना है, OP का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 और प्लस OP देखो क्या है, त्रिज्या ही, चाहे OP लिख दीजिए, हम लिख दे रहे हैं R, तो R का स्क्वायर, R निकालना हमें, R का स्क्वायर बराबर जगह 625 माइनस 576, घटा दीजिए यहाँ 605 से 6 15 से 6 गई, कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा 11, 11 से 5 गई 6 5 11, 5 15 से 6 गई 9, यहाँ बचेगा 1, यानी यहाँ उधर लोग हो जाए 11, 11 से 5 गई 6 5 11, और यहाँ बचेगा 6, 5 5 से 5 की 0 69 बचेगा, R स्क्वायर इक्वल टू 69, 49 बचना चाहिए। 15 से 6 गई, 15 से 6 गई 9, और यहाँ बचेगा कितना 11, अच्छा घटा अलग रहे फिर बोलने लगे, 11 से 7 गई 4, यहाँ 11 से 7 गई 4, यहाँ 5 से 5 गई 0, तो R स्क्वायर बराबर कितना आएगा 49, तो R बराबर आ जाएगा अंडर रूट 49, 49 को होता है 7 सेंटीमीटर, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, तो R बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी जो वृत्त की त्रिज्या आएगी 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए सही, 13 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो हम पहले बना लेंगे मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर ABC, ठीक। हमने बना लिया कि मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर है। जमीन पर बनने वाली छाया इसकी लंबाई की 20√3 मीटर है, कह रहे हैं जो जमीन पर इसकी छाया है 20√3 मीटर है, छाया मतलब अगर ये मीनार है तो इसकी छाया ये होगी AB, तो ये 20√3 हो जाएगी, 3 मीटर है। तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात, माना कि ये उन्नयन कोण थीटा है, क्या मान लिया कि थीटा है, तो हम यहाँ से लेंगे tan थीटा लेंगे तो आएगा 20/20√3 आएगा, 20 से 20 कट जाए, नहीं आएगा 1/√3, तुम जानते कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और tan कितने डिग्री का मान होता है 1/√3, तो आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री मान होता है, tan 30 डिग्री मान होता है, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री, आंसर आ जाएगा 14 का ए सही है, 14 का ए सही है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देख, क्वेश्चन नंबर 15, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, त्रिज्या दिया है आपको 14 सेंटीमीटर, वृत्त के त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे O, और यहाँ पर जो चाप है कह रहा है चाप से कितना कोण बनाता है 30 डिग्री अंतरित करता है, ठीक, इस प्रकार से। और इसकी जो त्रिज्या की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर, ये 14 ए भी हो जाएगा, ये लिख रहे हैं AB, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल, त्रिज्यखंड यही होता है, त्रिज्यखंड कोई पूछे क्या होता है, तो दो त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर जो बना होता है उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है।
जो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ये पूरा हमने प्रूव करा रखा है। अगर आपको देखना है कहाँ से फार्मूला आया है तो हमारे इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ आप लोग देख सकते हैं। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान दिया है 14 गुणे 14, 2 बार स्क्वायर लगा है 2 बार लीजिए, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री और बटे 360 कट जाएगा, 0 से 0 काट दो, 3 एक कम 3 12 तेईस 36 12 बचेगा। अभी काट सकते इसको, 7 एक कम 7 दूनी 14, एक और कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12 2 सत्ते 14, अभी काट 2 एक कम 2 2 तेई 6, देख लीजिए 22 सत्ते 154 कितना आएगा, 22 सत्ते 154 बटे 3, 22 सत्ते 154 बटे 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन सही है, 15 का सी ऑप्शन सही है, 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 क्वेश्चन केवल आपको बता देना, समझाना। लिखा है कि जोकर टोपी का आकार होता है, आप लोग जोकर टोपी देखे होंगे, जोकर टोपी जो लगाते हैं कैसे ही होती है टोपी, तो हम लोग जानते हैं जो जोकर टोपी होती है इस प्रकार से टोपी होती है, इस प्रकार से, ठीक, यहाँ से इस प्रकार की जोकर की टोपी होती है। तो क्या है ये, शंकु है, क्या है ये, शंकु, यानी शंकु के आकार, किसके आकार की, शंकु आकार है, तो इसमें बी ऑप्शन सही, शंकु आकार, बी ऑप्शन सही, शंकु आकार, शंकु आकार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। आप लोग जानते हैं कस किस चैप्टर का है, तो सांख्यिकी चैप्टर का है। तो सबसे पहले जो प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि की ही सरलीकृत रूप है, तो इसका जो आंसर होगा कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप किसका है, तो प्रत्यक्ष विधि का है। 7 क्या हो जाएगा, बी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि आप लोग जानते हैं कैसी विधि होती है, जिसमें आपको एक्स दिया होता है, एफ दिया होता है, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसका योगफल निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपान एक्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य आपको 15 दिया है, माध्य में दिया है 15, माध्य दिया है 15 और दिया है आपको माध्यिका, माध्यिका दिया है आपको, माध्यिका दिया है 24, तो बहुलक निकालना है, क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक निकालना, तो हम लोग जानते हैं बहुलक फार्मूला क्या होता है। आपस में पहले एक क्वेश्चन जरूर हर बार आता है, बहुलक आपस में तीनों का संबंध पूछ लेता है कि बहुलक माध्य और माध्यिका में क्या संबंध है। तो याद रखना क्या होता है, बहुलक बराबर 2 माध्य, 2 गुणे माध्य, या 2 माध्य लिख लीजिए आप, चलो गुणे लगा दीजिए, 2 माध्य माइनस 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, ये आपस में संबंध होता है। इसे कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 माध्य 2 गुणे माध्य कितना है, 15 दिया है, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, वैसे यहाँ बहुलक बराबर 2 माध्य हमने लिखा है, यहाँ पर लिखना चाहिए कि 3, देखो यहाँ पर लिखना चाहिए हमें 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका, ठीक है, यहाँ उल्टा लिख दिया हमने, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग 3 गुणे माध्य, ठीक है। तो आइए हम लोग खंडवा हल करते हैं, सभी खंड कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, शंकु का आयतन ज्ञात करना। दिया है हमें, पहले दिया क्या है, दिया है शंकु की ऊंचाई, क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई था आधार का व्यास। इस शंकु की ऊंचाई एच से लिखेंगे, कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो आपको दिया, व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास, व्यास दिया यानी डी से लिखेंगे 28 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगा 28/2, 14 दूना 28, यानी आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक। शंकु बना लीजिए।
तो इसके शंख को बनाने के बाद एक लंबवृत्तीय शंख की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर एवं जो व्यास दिया 28 सेंटीमीटर, शंख का आयतन निकालना। क्या निकालना है? शंख का आयतन। तो हम लोग जानते हैं कि शंख का जो आयतन होता है, शंख का आयतन V बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंख का आयतन का सूत्र। तो हमें चाहिए क्या? यहाँ पर पाई दिया ही है, आर चाहिए और एच चाहिए। तो यहाँ पर एच आपको दिया है, कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर, यानी 48 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, या बाहर आप बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 48 सेंटीमीटर दिया है, इसकी ऊंचाई दिया 48 सेंटीमीटर। ठीक, और जो त्रिज्या दिया हमने, अभी व्यास दिया होता त्रिज्या निकाल लिया, 14 सेंटीमीटर दिया, नहीं ये आर है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से जो आयतन निकल आएगा 1/3 पाई, ऐसे रह देंगे। आर का मान क्या दिया है? आर का मान दिया है 14, 14 गुणे 14 कर दीजिए। एच का मान है 48 सेंटीमीटर, कितना दिया? 48 सेंटीमीटर। काट दीजिए इसको, 3 एकम 3, 16 3 38, 16 जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा? 14 14 में 196 पाई, और भी गुणा करना है आपको किससे? 16 से, इससे मल्टीप्लाई करना 16 से। तो 16 छंग 96 के 6 सिलाई 9, 16 9 144, 144 और 9 53, 153 का 3 सिलाई 15, 16 एकम 16, 16 और 15, 16 5 21 और 10 31, क्या जाएगा? 3136 घन सेंटीमीटर। कितना आएगा? 3136 घन सेंटीमीटर। इसका जो आंसर आना चाहिए 3136 पाई, क्या पाई छूट गया? पाई लिखा है यहाँ पर, पाई घन सेंटीमीटर, 3136 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आ जाएगा खंड ब का यानी पहला का है, पहला का है। समझ में आ गया होगा आपको। क्या दिया था? मैं ऊंचाई दिया था, एच दिया था और व्यास दिया था। व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर दिया है। शंख का आयतन का जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहाँ रख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार से खा देखिए, क्वेश्चन नंबर खा, खंडवा का खा दिया है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्या में दिया है 96 और 404, इसका निकालना हमें एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं मासा निकालना है। तो 96 का जब फैक्टर करेंगे, 96 फैक्टर कर लीजिए पहले। अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तेईस 6 और 3 एकम 3, यानी 96 को क्या लिख सकते हैं? 96 को लिख सकते हैं 2 की पावर, देखो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5, और 3 है तो 3 क्यों लिख देंगे, 1 लिख दीजिए पावर। फिर 404 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 404 का 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, किससे कटेगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, किससे कटेगा? 9 एकम 9, 11 से कटेगा 101, किससे कटेगा? 3 त्रिका 9, 9 1 10, 11 नहीं कटेगा, तो अब 3 त्रिका 7 काट दो, 7 एकम 7, 7 3 10, 3 31 नहीं कटेगी। अभाज्य संख्या 101 क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इसको लिख लेंगे 101 को लिख देंगे 2 की पावर 2 और गुणे 101। ठीक, अब देख लेकर एचसीएफ निकालना है दोनों का, ये 1 है। अगर एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पर किसका 96 का और 404 का, तो क्या आएगा? या इक्वल यहीं लगा दीजिए दोनों की। देखो जो एचसीएफ होता है, अगर पावर के रूप में हम देखते हैं तो जो सबसे छोटी पावर होती है 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2 की पावर 2 लेंगे। अब यहाँ 3, यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसके मतलब 2 की पावर 2 ही आंसर होगा, यानी 2 की पावर 2 मतलब 4 आंसर होगा हमारा। जो आंसर आएगा एचसीएफ कितना आएगा? 4 आंसर आएगा। 1 का खा का आंसर कितना आएगा? 4। 1 का खा का आएगा आंसर 4। देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ग
दिया है बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है? मान लो ए बिंदु ए मान लो बी है, और जो बिंदु ए का मान दिया है -1,7 और जो बी का मान दिया है 4,-3 अब यहाँ पर इसको मिलाने वाले रेखाखंड, यहाँ मान लो P लिखा है, हम जानते हैं इसका बिंदु क्या होता है x, y, इसको m रेशियो n विभाजित करता है, m रेशियो n में विभाजित करता है 2 अनुपात, यानी n का मान दिया है 2 और n का मान दिया है 3, यानी m का मान दिया है 2 और इनका मान दिया है 3, m का मान 2 n का मान 3 दिया है। तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है P का x, y। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 गा है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर गा 1 का। तो जानते हैं पी एक्स वाई विभाजन, अंतः विभाजन का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? mx2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, फिर my2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ये फार्मूला होता है। m का मान दिया है 2 इंटू x2 का मान दिया है, ये x1 होता है, ये y1, x2 ये y2, x2 का मान दिया है 4 प्लस n का मान दिया है 3, x1 का मान दिया है -1, x1 का मान दिया है -1 अपान m प्लस 2 प्लस 3 कॉमा m का मान 2, y2 का मान दिया है -3 प्लस n का मान दिया है 3, y1 का मान दिया है 7 अपान m प्लस n 2 प्लस 3, 2 4 जा 8 -3 1 जा 3 अपान 5, 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस 3 7 जा 21 अपान 5, 8 से 3 जाएगा 5 अपान 5 कॉमा 6 से 21 से 6 गई 15 6 21, 15 बचने 15 बचेगा 15 अपान 5 काट दीजिए, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 1 कॉमा 5 1 कॉमा 3 क्या है? 1 कॉमा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 कॉमा 3। इसका जो आंसर आएगा 1 कॉमा 3 आएगा, 1 कॉमा 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर घ देख लीजिए। घ दिया है कि यदि साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2, तो मान निकालना हमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला। देखो कुछ बच्चे इसको हल करते हैं त्रिभुज बना करके, लेकिन मैं त्रिभुज नहीं बनाऊंगा आपको। देखो यहाँ क्या करना है, साइन अल्फा बराबर दिया है 1/2, तो आपको मान पता होगा कि साइन कितनी डिग्री मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो अल्फा के स्थान पे क्या आएगा, 30 आएगा, यानी अल्फा का मान 30। इसी प्रकार से कॉस बीटा बराबर 1/2, हम जानते हैं कि कॉस 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का कितने डिग्री मान होता है, 60 का मान होता है। तो यहाँ से बीटा बराबर ले लेंगे, हो जाएगा 60 डिग्री। बीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब अल्फा का मान 30 आया, बीटा का मान 60 है। हमें निकालना क्या था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 30 और बीटा का मान 60, तो 30 और 60 90 डिग्री। आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब क्वेश्चन नंबर अंगा देखिए। क्वेश्चन नंबर अंगा क्या है, बिंदु P माइनस P का मान दिया है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े भी होंगे, हमने डायरेक्ट फार्मूला भी लिखाया है। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। मूल बिंदु क्या होता है, O। मूल बिंदु क्या होता है, O। तो जो मूल बिंदु के निशांक होते हैं, हम जानते हैं कि O का निशांक क्या होते हैं, 0,0, और यहाँ से जो P का मान दिया -6,8 दिया है, ठीक।
तो जो मूल बिंदु से दूरी होती है, मूल बिंदु से दूरी जब दूरी निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर इसका मान 0 में डायरेक्ट लिखाया था, कि दिया होगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये x1 दिया था, ये y1 दिया था, इससे कोई मतलब नहीं है। x1 का मान कितना है -6 का होल स्क्वायर और प्लस y1 का मान कितना है 8 का होल स्क्वायर। 36 आएगा प्लस 8 64, 36 और 64 आएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 10। तो जो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी 10 कितना आएगा 10 मात्रक या यूनिट जो भी कह लीजिए आप, तो 10 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, जब कभी भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आपको जो मान दिया हुआ है उसको जो है x1 y1 कर लीजिए, तो फार्मूला क्या होता है अंडर रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, उसी से हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 त्रिकोणमिति क्वेश्चन है। कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के -1 अपान कॉस ए के +1 सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस, तो हम एलएचए ले रहे हैं यहाँ पर, ये देखो सिद्ध क्या करना है ये लिख लीजिए एक बार, प्रूव दैट, यानी सिद्ध क्या करना है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर लाना क्या है हमें, कॉस ए के -1 कॉस ए के -1 कॉस ए के +1। एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस लेंगे हम लोग, तो ये लिखा क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए। देखिए यहाँ से कॉस ए ऊपर कॉमन हो जाएगा, कॉस ए कॉमन कर लेंगे, बचे क्या 1 अपान साइन ए, क्या बचेगा 1 अपान साइन ए -1, नीचे भी कॉस ए कॉमन हो जाएगा, 1 अपान साइन ए +1 बचेगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान साइन ए क्या होता है कॉस ए के -1, नीचे 1 अपान साइन ए कॉस ए के +1, यही हमें लाना था RHS। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। लिखा किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद में दिया है, यानी ए, चाहे A17 लिख लीजिए चाहे T17 लिख लीजिए, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इस 17वां पद हम जानते हैं क्या होता है, 17वां पद A प्लस 16D होता है, और फिर लिखा 10वें पद यानी 10, अगर निकालेंगे A10 या T10 बात बराबर है, तो जाएगा A प्लस 9D होता है। ठीक, कह रहा है कि जो 17वां पद उसे 10वें पद से 7 अधिक है। देखो प्रश्नानुसार ये कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है जो 17वां पद है, यानी 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी A10 से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो 17वां पद हमारा कितना है A प्लस 16D बराबर A10 कितना दिया है, 10वां पद कितना A प्लस 9D, A प्लस 9D प्लस 7, ए को ए से इधर कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, 16D -9D बराबर 7, 16 से 9 घटाएंगे 7 बचेगा, 7D बराबर 7। तो यहाँ से जो D का मान आ जाएगा 7/7, यानी आंसर 1 आएगा। इसका मान D का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से जो हमारा आया D का मान कितना आ गया 1, D का मान आया 1, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, में D ही निकालना तो D का मान 1 आएगा। ठीक है,
अगर ये नहीं दिख रहा आपको तो यहाँ हम लिख दें कैसे, देखो यहाँ पर बचेगा 9d बचेगा, 16 से 9 जाएगा 7 बचेगा, नहीं 7d बराबर 7 तो हो जाएगा d बराबर 7/7 कट जाएगा, नहीं 1 आएगा, तो d का मान कितना आएगा 1 आएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एक, हाँ खा दिया है, का और खा, एक खा है क्वेश्चन नंबर खा, यानी दूसरे का खा है, दूसरे का एक खा, दूसरे का खा कह रहा समीकरण दिया है √2x² + 7x + 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। √2x² + 7x + 5 √2 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या करते, पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते तो 5 दूनी 10 आएगा, जोड़ने पर 10 आए और जोड़ने पर नहीं, गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर यहाँ पर लगा है साइन तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, जानते हैं 5 दूनी 10, 5 2 7, तो यहाँ लिखेंगे √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। यहाँ देखिए क्या कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा √2x + 5, यहाँ हो जाएगा √2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो एक √2 बच जाएगा, यहाँ पर √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 में 2 रूट होते हैं, √2 तो होता है 2, और यहाँ हो जाएगा +x + 5 = 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा √2x + 5, दूसरे ब्रैकेट में x + √2 = 0। तो यहाँ से या तो ये 0 होगा, यदि √2x + 5 बराबर 0, तो यहाँ से जब निकालेंगे √2x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर -5/√2, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। दूसरा जो आंसर हो जाएगा, यदि x + √2 = 0, x = -√2, ठीक है, एक साथ बोर्ड में लिखना, x बराबर -√2 और -5/√2, ये हमारे दोनों मूल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का खा है, तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ग देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ग, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि ADC बराबर BAC। एक त्रिभुज बनाइए ABC, AD आपको दिया त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D एक बिंदु प्रकार इस प्रकार कि ADC यहाँ पर D कर लीजिए, ADC मतलब ये एंगल और बराबर BAC के बराबर है, BAC मतलब पूरा ये एंगल के बराबर है, यानी आपको दिया है BAC बराबर है एंगल ADC के, ठीक। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में, तथा त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में, देखो यहाँ एंगल A बराबर एंगल A दोनों में कॉमन है, नहीं उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि एंगल BAC बराबर है एंगल ADC के, ठीक है, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। तो यहाँ से हम जानते हैं क्या, त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, इस रूल से AA समरूपता से, अगर ये समरूप है, ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है ये भी देख ले, पहले सिद्ध क्या करना था, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि CA² सिद्ध करना है CA² = CB × CD, ये हमें सिद्ध करना है। दिया था एंगल BAC बराबर ADC, और यहाँ सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB × CD, क्या सिद्ध करना है, CB × CD, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि समरूप है। हम जानते हैं समरूपता कसौटी अगर आपने पढ़ा होगा तो जितनी भी ये साइड्स हैं ये आपस में सब समानुपाती होती है, क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो पहले में जो सिद्ध करना उसको देखिए एक बार, CA² क्या लिखा है, CB × CD, तो क्या लिख सकते हैं, CA/CB × CD/CD
सी डी अपान सी ए इसको लिख सकते हैं, जो यहाँ सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी था। इसके मतलब अगर इसको हम ऐसे लिख दें, अगर इस प्रकार से लिख दें तब भी हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सी ए स्क्वायर और सी बी इंटू सी डी हो जाएगा, ठीक। तो हमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। तो क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ से क्या लाना है, सी ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस दोनों त्रिभुज में से क्या लेंगे, पहले सी ए कौन सी साइड है, सी ए, क्या लेंगे सी ए, ठीक है। ये वाली साइड क्या है, सी ए है, अपान क्या लेंगे सी डी, क्या लेंगे सी ए अपान सी डी, ठीक। हमें चाहिए, देखो नीचे सी ए चाहिए, हमें सी ए स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ नीचे क्या चाहिए हमें सी ए, बचा क्या यहाँ पर सी बी चाहिए, सी बी ले लीजिए, ठीक। सी बी कौन सी साइड है, सी बी ये साइड है और सी ये साइड है। तो इसमें सभी भुजाएं, कुछ लोग कुछ बच्चे पूछने लगते सर जी ऐसा आपने कैसे लिख दिया, सभी जो भुजाएं होती हैं, तो अगर दो त्रिभुज को समरूप दिखाने के बाद जो भी जैसी आवश्यकता होगी आपकी, सभी भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं, तो कोई भी भुजा हम ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सी ए अपान सी डी, सी बी अपान सी ए। जब इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। हमें यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। अगर कोई डाउट होता तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ ये समझ नहीं आया, ठीक है। हल कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर घ है, इसी का क्वेश्चन नंबर घ, इसको नोट कर लीजिए तब इधर ही लगे। क्वेश्चन नंबर घ देखिए, क्वेश्चन नंबर घ दिया है, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिघट खींचा गया है। यानी एक आपका सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल के चारों ओर एक चतुर्भुज खींचा गया है, सर्कल के चारों ओर एक चतुर्भुज खींचा गया है। अब ये तो बनाना थोड़ा मुश्किल, चलिए ठीक है जैसे भी बन पाएगा। ऐसे समझिए, अच्छा नहीं बना फिर भी आप समझिए क्या है चतुर्भुज। या अगर नहीं समझ आ रहा देखो, एक चतुर्भुज बनाए दे रहे हैं इसे, तो ऐसे इसी में समझ लीजिए क्या है एक, ठीक है। ये समझ लीजिए कि वृत्त है, वृत्त के परिघट में चारों तरफ क्या बनाया गया है, एक चतुर्भुज बनाया गया ABCD। तो जहाँ जहाँ ये टच कर आसपास बिंदु इसको P Q R और S लिख दे रहे हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, जो सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध करना है सिद्ध करना है AB प्लस सी डी, AB प्लस सी डी बराबर AD प्लस BC, AD प्लस BC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, देखो ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, ये बाह्य स्पर्श बिंदु है किसका, वृत्त का। तो हम जानते हैं जब स्पर्श रेखा होता है यहाँ पर, पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर Q को, ठीक है। अगर ये देखो ये बाह्य बिंदु है Q, क्या ये देखो जो PQRS है क्या स्पर्श बिंदु, किसके वृत्त के स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम पहले ले रहे हैं A को, अगर A लिख सकते हैं इसको A की इक्वल टू AP, A की इक्वल टू AP। इसी प्रकार से B क्या है, बाह्य बिंदु है वृत्त का, तो जब B लेंगे तो लिखेंगे BQ इक्वल टू BR। इसी प्रकार से C लेंगे तो हो जाएगा CR इक्वल टू CS, और फिर D लेंगे तो हो जाएगा DP इक्वल टू DS, DP इक्वल टू DS, ठीक है। ये पूरा थ्योरम होती है वृत्त की, अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये A बाह्य बिंदु तो क्या हो जाएगा AQ इक्वल टू AP, यहाँ B है तो BQ इक्वल टू BR, C है तो CR इक्वल टू CS, D है तो DS इक्वल टू DP हो जाएगा, ठीक। अब ये आपस में सब जोड़ लेंगे इसको, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, आपस में सब जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AQ प्लस BQ प्लस CR प्लस DP इक्वल टू
ए पी यानी बाएँ वाला बाएं तरफ जुड़ जाएगा, दाहिने वाला दाएं तरफ, ए पी प्लस बी आर प्लस सी एस प्लस डी एस। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू, टोटल लंबाई क्या है ए बी के बराबर। देखो यहाँ ए मध्य बिंदु ना, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू के स्थान पर लिख देंगे ए बी। क्या लिख देंगे हम, ए बी। देखिए यहाँ पर ए बी लाना है, फिर लाना में देखो सी आर प्लस डी पी, सी आर प्लस डी पी के स्थान क्या लाना है सी डी, सी डी। और सी डी में आप लोग जानते हैं जब आएगा सी एस और प्लस डी एस है, क्या आएगा सी एस प्लस डी एस। देखो सी आर को क्या लिख सकते, सी आर देखिए सी आर बराबर सी एस के बराबर, किसके बराबर है सी एस के बराबर। तो जहाँ सी आर लिखा है, सी आर के स्थान पे क्या लिखेंगे सी एस, तो यहाँ लिख देंगे सी एस प्लस डी पी के स्थान पे, डी पी के स्थान पे क्या लिखेंगे, हाँ डी पी के स्थान पे देखिए डी पी, डी पी के स्थान पे डी एस लिख सकते हैं। देखो डी पी और डी एस अब बराबर है, डी पी बराबर डी एस। देखो डी पी बराबर क्या है डी एस है, तो यहाँ लिख देंगे डी एस। ठीक है, अब देखिए ए पी हमें लाना है ए डी, तो ए पी प्लस डी पी चाहिए, ए पी प्लस डी पी, ए पी ऐसे रहने दीजिए, प्लस देखो डी पी के लिए देखो ए पी तो आ गया, डी पी और डी एस बराबर है। देखो यहाँ पर बी आर को क्या लिखते हैं बी क्यू लिख सकते हैं, और देख लीजिए सी एस डी एस एक साथ लीजिए डी एस, ए पी प्लस डी एस प्लस बचा क्या बी आर प्लस सी एस। अब देखिए यहाँ पर सी एस प्लस डी एस, सी एस प्लस डी एस क्या है सी डी है, क्या है सी डी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस सी डी बराबर ए पी प्लस डी एस। देखिए ए पी प्लस डी एस, ए पी प्लस डी एस क्या है टोटल ए डी के बराबर है, ए डी प्लस यहाँ देख लीजिए बी आर देखो क्या है बी आर प्लस सी आर। अब देखो सी एस बराबर सी आर होगा, फिर सी एस बराबर सी आर, देखो सी एस बराबर क्या है सी आर है, जहाँ पर सी एस लिखा है वहाँ पर तो बी आर और प्लस सी एस के स्थान पर लिखेंगे सी आर। ठीक है, सी एस के स्थान पर क्या लिखा गया सी आर लिखा गया। यहाँ कहाँ से देखो सी एस बराबर क्या था सी आर था, तो हो जाएगा ए डी प्लस बी आर और प्लस सी आर। देखो बी आर प्लस सी आर मिलकर क्या हो जाएगा बी आर प्लस सी आर हो जाएगा बी सी के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा बी सी के बराबर। तो हमें यही प्रूव करना था ए बी प्लस सी डी और बराबर ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए एक बार आप लोग, बस क्या करते ये देखो बाह्य स्पर्श रेखा का बाह्य बिंदु ये क्या है मिड पॉइंट, तो ए क्यू इक्वल टू ए पी हो जाएगा। यहाँ डी बाह्य बिंदु है किसका वृत्त का स्पर्श रेखा, जब ये थ्योरम होती है घर में तो ये डी पी इक्वल टू डी एस होता है। यहाँ पर यस ये सी बाह्य बिंदु तो हो जाएगा क्या ये सी एस बराबर सी आर। तो हमने वही पूरा प्रयोग किया है, आप लोग को अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग हल करते हैं अंगा 2 का अंगा। क्वेश्चन नंबर अंगा देखिए 2 का अंगा लिखा है यदि दिए गए आपूर्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य दिया है, माध्यक मतलब 28.5, माध्यक मतलब माध्यिका होता है 28.5, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। n बराबर दिया 60, आपको दिया है वर्गांतर और बारंबारता यानी f दिया है, और यहाँ आपको दिया क्या है ये भी देख लीजिए कि दिया क्या है, दिया है माध्यक मतलब होता है यमी यानी माध्यिका दिया है आपको 28.5, और n आपको दिया है स्मॉल एन इसमें लिखा है, उसे कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिया है 60। थोड़ा बढ़ा कर लिख बना दे, वर्गांतर f, वर्गांतर दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60। अब देखो यहाँ f दिया है आपको 5, f 5
x 20 15 y 5। और इसका जो टोटल योगफल दिया है ये भी देख लीजिए कि इसको हम n ही लिखते हैं और n का मान कितना दिया 60 दिया है। तो ये जो बराबर आएगा इसी बराबर आएगा 5 20 5 25 25 और 5 30 और 10 40 5 45 45 x प्लस वाई यही योगफल आएगा। तो 20 5 25 25 5 30 और 10 40 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। देखो सी एफ निकालेंगे संचयी बारंबारता नहीं क्या कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी संचयी बारंबारता। ये 5 हो जाएगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा 20 5 25 प्लस एक्स 25 15 हो जाएगा 40 40 प्लस एक्स 40 हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा टोटल 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक, अब देखो मैं निकालना क्या है x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है। x और y का मान जो आना चाहिए 8 और 7। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कांगा क्वेश्चन क्या दिया था हमें, माध्यिका दिया है 28.5, यन दिया है इन स्मॉल इन बुक में उसमें लिखा है 60 में, लेकिन कैपिटल में भी लिख सकते हैं बराबर 60 दिया है। वर्ग अंतर यफ दिया है, सी एफ ने संचय बारंबारता निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ देखिए जो माध्यिका 28.5 किस वर्गांतर में आएगा, तो देखो 20 और 30 के बीच में क्या आएगा 28.5 आएगा। तो यहाँ से जो यल लेंगे तो यल वाला लेंगे ये 20, यल क्या लेंगे 20 लेंगे, और यच जो लेते हैं इसका वर्गांतर कितने कितने 10 का अंतर है तो 10 ले लेंगे, और इसके सामने क्या आ जाएगा स्मॉल एफ आ जाएगा, और इसको लिख लेंगे हम कैपिटल सी। क्या लिख लेंगे कैपिटल सी। कैपिटल सी बराबर 5 प्लस एक्स आएगा, यच दिया यल दिया है। अब हम जानते हैं कि माध्यिका का सूत्र क्या होता है यल प्लस एन अपान 2 माइनस सी अपान स्मॉल एफ और इंटू एच। देखो स्मॉल एल का मान दिया है माध्यिका में दिया, यहाँ लिख दीजिए 28.5 28.5। ठीक, अब यल का मान कितना है, यल का मान 20 है, यल का मान 20 है। यन अपान 2 यन का मान कितना दिया है 60 दिया है, 60/2 माइनस सी, सी का मान कितना है 5 प्लस एक्स, यानी 5 प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अपान स्मॉल एफ का मान कितना है 20 दिया, कितना दिया है 20 इंटू एच, एच का मान कितना है 10 10 का वर्गांतर 10 दिया है, 10 से कम 10 दूना 20 काट देंगे। अब ये आएगा 28.5 माइनस 20 इधर घटा देंगे, ये बचेगा 30 माइनस 5 यानी 25। देखो यहाँ ये कट जाएगा, 30 में से 5 जाएगा 25, 25 माइनस x/2, 28.5 में से 20 घटेगा तो बचेगा 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8.5 दूना देखो 8.5 को जब गुणा करेंगे 2 से 25 माइनस एक्स, 2 पंचे 10 के 0, 2 अट्ठे 16 17 17.0 बराबर 25 माइनस एक्स। ठीक, जब एक्स बराबर निकालेंगे या माइनस एक्स बराबर निकालेंगे तो ये जाएगा 17 माइनस 25, 17 8 25 माइनस का 8 बचेगा, तो माइनस एक्स बराबर माइनस हट जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएगा 8। यक्स बराबर कितना आंसर आएगा 8 आएगा। ठीक, और हमें पता है कि यन बराबर यहाँ दिया था 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यन बराबर क्या था यन बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और यन का मान पहले दे रखा था कितना है 60 है, कितना है 60 है, तो 60 बराबर हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर आएगा 60 माइनस 45 कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15। तो यक्स का मान में निकाल लिया 8 प्लस वाई बराबर 15, तो यहाँ से जब निकालेंगे y का मान तो 15 माइनस 60 यानी 7 आएगा, y का मान क्या आएगा 7 आएगा। तो दो हमारा आंसर इन x का मान यहाँ लिख लेंगे, अतः x का मान 8 y का मान क्या आएगा 7 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए तो केवल देखकर या नहीं
कहा जाता है कि कहे तो कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाली जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो जो टोटल कुल पेन कितनी हो जाएगी, जो कुल पेन हो जाएगी, कुल पेन, ठीक है, तो 12 खराब पेन है, 132 अच्छी पेन है। टोटल पेन हो जाएगी 12 प्लस 132 यानी 2 2 4 3 2 2 4 3 1 4 144, 144 पेन हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ में निकालना अच्छे पेन की अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता। अच्छे पेन की प्रायिकता, तो अच्छे पेन की प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल कितनी पेन है, टोटल कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 144, उसमें से अच्छी पेन निकालने की प्रायिकता निकालेंगे। तो अच्छी पेन है कितनी टोटल में, 144 में जो अच्छी पेन है कितनी थी, 132 है, तो 132 ले लेंगे ऊपर, काट दीजिए। 12 एक कम 12, एक बचेगा 12 एक कम 12, 12 बढ़ाइए में 144, यानी जो अच्छी पेन की प्रायिकता होगी 11/12 होगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल पेन निकाले, खराब पेन थी 12 और टोटल जोड़े, टोटल पेन निकालेंगे कि टोटल में परिणाम चाहिए, तो खराब पेन की मात्रा यानी खराब पेन थी 12 और अच्छी पेन थी 132, दोनों को जोड़ के 144 हो जाएगा। तो नीचे रखेंगे कुल संभव परिणाम 144 होते हैं। जो कुल हमारे अनुकूल परिणाम यानी हमें उनमें से अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, अच्छी पेन 132 होती है, 132/144, 12 से काट देंगे 11/12, यानी हमारे जो आ जाएगी प्रायिकता 11/12 आएगी। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लिया, माना भिन्न x/y है। ठीक, तब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अगर अंश में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाती है, 1/3 हो 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x - 3 बराबर y, समीकरण कर लो 1। फिर द्वितीय जो शर्त है, द्वितीय शर्त है ये कि यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी आंसर ऐसे रखेंगे, हर में जोड़ दो 8, तो y + 8 बराबर 1/4 हो जाती है, 1/4। यहाँ हो जाएगा 4x बराबर y + 8, y + 8। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमने समीकरण 1 से क्या है, y का मान दिया है आपको, तो 4x बराबर y का मान क्या दिया है, 3x - 3 + 8। यहाँ लिख लीजिए कि समीकरण 1 का प्रयोग करने से, समीकरण 1 से, ठीक है, तो हो जाएगा। अब यहाँ 4x - 3x को यहाँ लिख दे रहे हैं हम, पंचांतर को 4x - 3x बराबर 8 से 3 घटाओगे बचेगा 5, और 4 से 3 जाएगा x बराबर 5, यानी x का मान आ गया 5। x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x - 3 बराबर y, 3 × x का मान 5 - 3 = y, यानी y = क्या जाएगा, 5 3 15, 15 से 3 घटाओ कितना बचेगा, 12 3 15, यानी y का मान 12 आएगा। अतः हुआ भिन्न जो होगी, अतः हुआ भिन्न, अतः हुआ जो भिन्न होगी हमारी x/y, क्या था भिन्न, x/y था। x का मान कितना है हमारा, x का मान आया 5, y का मान आया 12, तो 5/12, अतः हुआ भिन्न 5/12 होगी। ठीक है, अतः हुआ भिन्न 5/12 होगी, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा दिया है, अथवा वाला पार्ट,
अथवा वाला पार्ट क्या है कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने से पहले उसे अपनी चाल निर्धारित समय से 250 किलोमीटर घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। विमान की सामान्य चाल अथवा वाला क्वेश्चन है। देखो, माना विमान की सामान्य चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो विमान की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में पहुंचने से पहले उसे अपनी चाल निर्धारित समय से, देखो प्रश्नानुसार जब समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल, दूरी आपको दिया है 1500 किलोमीटर, कितना दिया है 15, तो 1500 किलोमीटर दिया तो 1500 बटे ये हो जाएगा x, समय जो पहले लगता है 1500 बटे समय निकाला गया, दूरी 1500 बटे 4 से भाग कर दिया 1500 बटे x। और फिर कह रहा है ये अंतर दिया है इसका, कितना दिया है 250 घंटा अधिक कर दें। अगर दूरी उतनी ही रहेगी समय फिर निकाल रहे हैं, और दूरी चाल में वृद्धि कर दें कितना 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समय लगता है वो बता रहा 30 मिनट, कितना लगता है 30 मिनट होता है, इसको घंटे में चेंज कर लीजिए, 30 बटे 60 कर दो, घंटे में चेंज हो गया। यहाँ से 1500 कॉमन कर लीजिए, बचेगा 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 250 बराबर हो जाएगा 30 दूना 60 कट जाएगा, 30 से कम 30 दूना 60 यानी 1 बटे 2 आएगा। 1500 ये हो जाएगा एक्स प्लस 250 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स बराबर 1 बटे 2, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। 1500 250 गुणा कर दो 250 को, 1500 गुणे 250 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स बराबर 1 बटे 2, गुणा कर लीजिए, 3 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ, 15 25 75 के 5 सिलाई 7, 15 दूना 30 और 7 37,500 और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स बराबर 1 बटे 2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 0 2 पंचे 10 के 0 सिलाई 1, 2 सत्ते 14 15 के 5 सिलाई 1, 2 3 6 1 7 यानी 75, कितना आएगा 2 0 0 3 बार 2 पंचे 10 के 0, 2 सत्ते 14 15 के 5, 2 3 6 1 7 अब बराबर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स। यानी अगर समीकरण सही बनाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 75, कितना 4 0 7,50,000 बराबर 0, 75 4 बार 0 75 4 बार 0। अब इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने पर आपका जो आंसर आएगा वही हमारा मान हो जाएगा। क्या करना है हमें पता, इतना लंबा गुणनखंड कहाँ ढूंढेंगे, तो यहाँ पर अगर सीधा लगाओ तो a बराबर 1, b बराबर 250 और c बराबर हो जाएगा 75,000 माइनस का 4 0। ठीक, जब निकालेंगे x बराबर माइनस बी मतलब माइनस 250 हो जाएगा, 250 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान है 250 का स्क्वायर, 250 को माइनस 4ac, 4a का मान कितना दिया है 1 और c का मान दिया है 75, माइनस हो जाएगा प्लस 75 1 2 3 4 अपान 2a 2 इंटू 1 माइनस 250 प्लस माइनस अंडर रूट 25 55 625 625 डबल 0 बढ़ा देंगे सॉरी, इतना आ जाएगा प्लस 0 0 0 4 बार 0 होएगा, 4 बार 0, 4 पंचे 20 के 0 सिलाई 2, 4 से 28 और 2 30 बटे 2, 250 प्लस माइनस अंडर रूट 0 0 0, कितनी बार 2 बार 0 यहाँ है तो 2 बार 0 यहाँ हो जाएगा। तीसरे नंबर 5 है, चौथे पे 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर
6 है, 6 हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5, यहाँ तो हो गए। अब 30 बचा है, क्या इतना बचा 30। ठीक, इतना लंबा है। अब क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 750 क्या आएगा, 1 प्लस का जो आएगा x बराबर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ, बहुत लंबा जाएगा, x बराबर हो जाएगा 750 प्लस का आएगा, तो जो हमारा x का मान हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान हमारा क्या आएगा, 750 किलोमीटर घंटा आ जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको आप लोग नोट। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर सड़क है, दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे, एक इधर खंभा है, एक इधर खंभा है, दोनों की ऊंचाई समान है। दो खंभे लगे हुए हैं, खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक 60 डिग्री कोण बनाता है और एक बनाता है 30 डिग्री, एक बनाता 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 है, 80 मीटर। अगर हम इसको मान लें x, क्या मान लें x, तो हो जाएगा ये 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। तो ए बी सी डी और ई, ठीक है, मान लिया हमने कि ए ई और बी डी क्या है, देखो ए ई और सी डी क्या है, खंभा है, और दोनों के बीच की दूरी जो ए सी यानी 80 मीटर दिया है, ठीक है, सड़क चौड़ी है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, क्या मान लिया, h मीटर है। अब देख लीजिए, यहाँ से त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में tan 60, तो ये h हमने मान लिया है, ये h है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी h है यहाँ से यहाँ तक। tan 60 बराबर हो जाएगा h अपान x, tan 60 का मान √3 बराबर h अपान x, तो यहाँ से h बराबर आएगा x √3, क्या आएगा, h बराबर x √3, समीकरण कर लो एक। इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में tan 30, जब tan 30 लेंगे, tan 30 बराबर हो जाएगा h अपान 80 माइनस एक्स, h अपान 80 माइनस एक्स, tan 30 का मान 1 अपान √3 h अपान 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स बराबर h √3। अब देखिए यहाँ से अगर h निकालेंगे तो आएगा 80 माइनस एक्स अपान √3। तो समीकरण 2 से देखो, समीकरण 1 h का मान, ए भी h मान, दोनों बराबर कर दीजिए। समीकरण 1 था, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ए भी एच का मान, तो दाहिना साइड बराबर कर दीजिए, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स अपान √3 इक्वल टू एक्स √3, 80 माइनस एक्स बराबर 3x आएगा, √3 से जब x √3 से मल्टीप्लाई होगा 3x आएगा, तो इसको उधर ले जाए तो 80 बराबर हो जाएगा 3x प्लस x, यानी आएगा 4x, 80 बराबर 4x, यहाँ से x निकालेंगे तो 80 बटे 4, 4 यानी 20 चौक 80, यानी x का मान आएगा 20 मीटर, कितना आएगा 20 मीटर। ठीक, यानी यहाँ से जो आएगा आंसर पहले हमारा 20 मीटर आएगा, 20 मीटर। जो दूसरा आएगा यहाँ से देखो BC, हमारे पास जो आया AB का मान है, ये क्या है AB,
यानी एक दूर से तो 20 मीटर आएगा दूरी। फिर दूसरा जो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, BC निकालोगे, BC बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स का मान रख दीजिए 20, तो आएगा 60 मीटर। कितना आएगा? 60 मीटर। एक आ जाएगा 60 मीटर। यानी A से B की दूरी कितनी है? 20 मीटर है। और फिर B से लेकर C तक कितनी दूरी है? 60 मीटर। हमें निकालना है H, ऊंचाई भी निकालना है। ऊंचाई समीकरण 1 से निकालो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से H बराबर हमारा है, H बराबर x√3, तो x कितना है? 20√3 मीटर। x बराबर जो आएगा, H बराबर वो 20√3 मीटर आएगा। चाहो तो √3 का मान रख के मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे तीनों मान है कि ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई आ गई, और प्लस में जो दोनों के बीच, सड़क के बीच की जो दूरी थी वो निकल गई। लिख लीजिए यहाँ पर, अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी का अथवा वाला पार्ट देखिए, चौथा का अथवा वाला पार्ट। चौथा का ही अथवा वाला पार्ट हल करेंगे। अथवा वाला पार्ट दिया, एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो क्या करना है? ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ 20 मीटर ऊंचा मान लो भवन है, तो इधर भी हो जाएगा ये ऊंचा। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, यहाँ पर एक मीनार लगी है। मीनार के तल और शिखर, मीनार के तल का जो कोण है वो कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है। मीनार के तल से 45 डिग्री कोण बनता है भूमि पर, और उसके शिखर से जो कोण बनता है वो 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री कोण बनता है। ठीक, तो ये मान लेंगे A, B, C, D और E मान लेंगे। ठीक, ये तो BC मकान की ऊंचाई, तो ये भी 20 हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब आप लोग बाकी कहानी लिख लीजिएगा, केवल हल कर दे रहे हैं। देखो यहाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 45 तो हो जाएगा 20, लंब इतना होगा BC, या लिख लीजिए पहले यहाँ BC अपान AB, tan 45 का मान 1, BC अपान AB, BC मान दिया है 20/AB, तो यहाँ से जब AB आएगा वो आएगा 20। समीकरण कर लो 1। त्रिभुज CDE में हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, यही निकालना C। त्रिभुज CDE में लिख लेंगे tan 60, क्या लेंगे? tan 60 हो जाएगा CE अपान DC, और DC चाहे AB, दोनों का आधार सेम है, तो CE अपान, लिख लीजिए AB, CE अपान AB। tan 60 का मान √3, CE अपान AB का मान कितना आया है? 20। कितना आया है? AB का मान 20 आया है। ठीक, और चूंकि जब पूरा देखो यहाँ पर ये लेंगे टोटल, यहाँ से यहाँ तक लेंगे टोटल लंबाई में tan 60 लेना है, वैसे ये जो बन रहा है तो ऐसे ये बनाइए फिगर, या फिर देखिए ये मकान है तो ये ऐसे बने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तभी क्लियर हो पाएगा। ये टोटल कितना दिया है? ये टोटल 60 है। जब 60 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो BC हमने लिखा था, देखो दोबारा समझ लीजिए, यहाँ से C न लिख के बाकी लिख लीजिए यहाँ पर, टोटल BE अपान BE अपान जाएगा BE अपान DC लिख लीजिए, या फिर BE अपान AB भी हो सकता है। ठीक, AB, तो BE में क्या शामिल, देखो tan 60 बराबर BE अपान CD या BE अपान AB, AB और ये बराबर होगा आपस में, तो यहाँ से tan 60 का मान √3, BE में लिख सकते हैं BC और प्लस CE, क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CE अपान AB, √3
और बी सी का मान दिया है हमें, बी सी का मान दिया है 20 प्लस सी निकालना है, और ए बी का मान दिया है कितना 20 निकाल लिया है। ए बी का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा बी सी रूट 3 बराबर 20 प्लस सी ई। अगर यहाँ से निकालेंगे सी ई, सी निकालेंगे तो बी सी रूट 3 माइनस 20, और 20 यहाँ कॉमन होगा तो बचेगा रूट 3 माइनस 1। क्या आएगा 20 बाहर, रूट 3 माइनस 1 आएगा। अतः जो खंभे की मीनार की ऊंचाई आएगी, अतः मीनार की जो ऊंचाई आएगी यानी है क्या वो सी, क्या है तो सी का मान में निकाल लिया, कितना आया 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन था, दोनों के हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग की क्या दिक्कत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खुद दिया क्या है, सिरे का अर्धगोला खोद कर निकालते चित्रानुसार दिया, बेलन की ऊंचाई। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, बेलन की ऊंचाई दिया यानी 20 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया, 20 नहीं 10 दिया, 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। और आधार की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, आधार की जो त्रिज्या है उसकी 3.5 सेंटीमीटर। इसके मतलब ये 3.5, इधर भी 3.5 होगा। अब यही हमारी त्रिज्या इसकी हो जाएगी 3.5, क्योंकि ये क्या है अर्धगोला है। ठीक है, ये क्या है अर्धगोला है, तो 3.5 सेंटीमीटर अगर इसकी त्रिज्या हो गई तो उसी गोले की भी त्रिज्या वही होगी। तो बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यच कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। जो त्रिज्या दिया है आधार की त्रिज्या, यानी आधार की त्रिज्या वही हमारी किसकी त्रिज्या होगी, गोले की त्रिज्या भी होगी। आधार की त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। पहले समझना आपको फिगर, देखो यहाँ खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता निकालने के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय देखो, अगर इसको ऐसे देखेंगे तो ये खोद कर कह रहा है कि जो बेलनाकार था इसको खोद कर क्या क्या निकाल दिया, ये खोद कर बाहर कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान लो ये है, अगर इसका पार्ट अंदर खोद के बाहर, जैसे मान लो आप बेलनाकार सिल्ली देखते हैं, अगर बीच से खोद कर बाहर के दोनों तरफ से बाहर कर दिया जाए तो बाकी जो बचा होगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले आपको जानना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जितना हम टच कर सकते हैं। जैसे मान लो हम इसको बाहर बाहर इधर भी टच कर, इधर पूरा ऐसे टच कर सकते हैं, जितना टच कर पाएंगे वही हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो खोद कर बाहर करने कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका आयतन देखो यहाँ घटाएंगे नहीं, याद रखना इसे घटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये भी अर्धगोला ये भी अर्धगोला है, तो दो अर्धगोला मिलकर एक गोला हो जाएगा। तो ये गोले का पृष्ठ का गोले का लगा देंगे क्षेत्रफल, और ये लगाएंगे किसका, बेलन का लगाएंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तभी आंसर आएगा। ये मत सोचना कि घटाएंगे नहीं, क्योंकि ये खोद कर बाहर, तो इसको हम जो टच कर पाएंगे ना, इसको टच कर पाएंगे, जब खोद के बाहर करें तो उसमें हम टच कर लेंगे कि हाँ ये क्या है। तो जितना भी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो उसको जितना भी पार्ट उसका हम टच कर पाते हैं वही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पहले क्या है बेलन का क्षेत्रफल, अच्छा बेलन का लेंगे कि यहाँ पर देखो बेलन को ऐसे टच कर पाएंगे ना, ऐसे पूरा बाहरी वाला ऐसे बेलन को, बाकी तो ये क्या हो जाएगा अर्धगोला हो जाएगा। तो बेलन का जो लेंगे तो 2πr h हो जाएगा।
अभी मत कहना कि यहाँ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की भी देखो हम जानते हैं जो बाहरी भाग है 2 पाई आर एच का होता है, वक्र पृष्ठ पूरा 2 पाई आर एच। तो यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे प्लस गोले का जो क्षेत्र हो, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोला दोनों मिलकर दो गोले मतलब दो अर्धगोला मिलकर एक गोला बन जाएगा। तो यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच और प्लस जो गोला होता है वो होता है 4 बाई आयतन भी लगा देते 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और दोनों का हमने आर यहाँ पर सेम रखा है क्योंकि इसकी त्रिज्या जो होगी बेलन की त्रिज्या वही क्या हो जाएगी गोले की त्रिज्या, इसलिए हमने आर रख दिया। यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन कर लीजिए, 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो बचेगा एच प्लस यहाँ से बचेगा 2r, क्या बचेगा 2r। 2 पाई का मान रख दिए 22/7, 22/7 और r का मान कितना है 3.5, r का मान दिया है 3.5, r का मान कितना दिया है 3.5, r का मान दिया है 3.5, h का मान दिया है 10 + 2 × r, r का मान दिया है 3.5, 7 एकम 7 पचे 35 यानी 0.5 आएगा। तो 22 पंचे 110 कितना होता है 22 पंचे 110 यानी 11.0 आ जाएगा, गुड़े 10 ये और प्लस 3.5 दूना हो जाएगा 7, 3.5 दूना 7 हो जाएगा। तो 11 दूना 22 और गुड़े 10 7 17 क्या हो जाएगा 10 7 17 हो जाएगा। 10 और 17 17 दूना 34 के 4 80 लाए 3 17 दूना 34 और 3 37 कितना हो जाएगा 34 3 37। अगर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए 374 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आंसर आएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। अगर किसी को डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना कि हाँ क्यों कैसे हल हो क्या आंसर आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना जैसे बेलन हमने बताया कि बेलन अगर देखेंगे तो ऐसा बनता है बेलन, जो बेलन होता है ऐसे रहता है बेलन, ठीक है। लेकिन कह रहा है इसको खोद कर अर्धगोला आकार खोदा गया, इसको ऐसे खोदा जाएगा। देखो इसको जो खोदा जाएगा तो ये पूरा पार्ट खोद लिया गया है, ठीक। इधर भी अंदर से खोद लिया गया, यानी दोनों इधर भी गोला अर्धगोला के आकार के, इधर भी अर्धगोला के आकार खोद लिया गया। जब खोदेंगे तो एक अर्धगोला इधर बनेगा, एक अर्धगोला इधर बनेगा। तो इसको टच कर हमने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें निकालेंगे, इसको टच कर पाएंगे तो पूरा बाहरी पार्ट टच कर पाएंगे और एक इधर वाला पार्ट भी दोनों टच कर लेंगे, ठीक है। इसलिए घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है वो लिख लेंगे और प्लस में गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि अर्धगोला इधर एक अर्धगोला इधर, तुम लोग का हो जाएगा एक संपूर्ण गोला हो जाएगा। संपूर्ण गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पूरा रख के हल कर देंगे 374 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसका अथवा वाला पार्ट भी लगा दें। फाइव का अथवा वाला पार्ट देख लीजिए, अथवा वाला पार्ट, अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। जैसे मान लीजिए ये शंकु है, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये क्या है अर्धगोले पर शंकु है ये, और इसकी जो त्रिज्या होगी ये सेम ये त्रिज्या होगी, ठीक। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान, ये पहले बताया कि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं। दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, ये बराबर है, इसके मतलब दोनों हम आर ही लेंगे, ठीक है। और कह रहा है यदि इनकी माप त्रिज्या समान है, यदि इनकी माप 3 सेंटीमीटर, यानी क्या त्रिज्या दिया आपको 3 सेंटीमीटर और ये दिया भी कि आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, यानी ये 3 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या बराबर है, नहीं अर्धगोले की त्रिज्या और क्या कहते हैं शंकु की त्रिज्या क्या है समान है। त्रिज्या आपको समान दिया। फिर कहिए ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठोस की ऊंचाई कितनी दिया टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर दिया है टोटल ऊंचाई, ठीक। अगर टोटल 6 दिया तो हम जानते हैं कि अर्धगोला 3 सेंटीमीटर, अर्धगोला की ऊंचाई यहाँ पर
जो अर्धगोले की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है। तो जो शंख की ऊंचाई निकालेंगे, शंख की ऊंचाई h लेंगे तो देखो यहाँ शंख की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंख की ऊंचाई हो जाएगी ये 3 सेंटी जो अर्धगोला है इसको घटा देंगे, ठीक है। तो शंख की ऊंचाई टोटल दिया है 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक है 3 घटा देंगे यानी आएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए कि ऊंचाई भी, शंख की ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर है, शंख की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, ये तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखो यहाँ पर ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाए, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये आर भी 3 सेंटीमीटर है, एच भी 3 सेंटीमीटर है, इसके मतलब त्रिज्या और ऊंचाई आपस में बराबर हैं। तो पूरा हल ना करके देखो यहाँ पर, अगर हम ये मान ली 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, अब क्या एच को हम 3 मान सकते हैं, देखो एच को एच मान लो 3 तो आया ही है, एच और आर बराबर है आपस में, तो एच के आर के स्थान पे एच या एच के स्थान पे आर रख सकते हैं। रखना तो रख दीजिए, नहीं रखना आपको तो देखो ऐसे कर लीजिए, आर का मान दिया है 3 सेंटीमीटर इंटू एच का मान भी 3 आया है, प्लस 2/3 पाई आर का मान कितना आया है 3 है। तो इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई, देखो 3 यहाँ देखो 2 पावर है, यहाँ 1 पावर हो जाएगा, या कर दीजिए देखो 27 क्या हो जाएगा, 27 प्लस 2/3 पाई, 27 ये भी आ जाएगा। अब देखो ये जुड़ जाएगा, पाई यहाँ भी है पाई यहाँ भी है, ठीक। तो क्या काम करते हैं यहाँ पर, 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा 3/3 पाई और 27 यहाँ 27 है, 3 से 3 कट जाएगा यानी 27 पाई, क्या आएगा 27 पाई घन सेंटीमीटर, क्या आएगा 27 पाई घन सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्या आएगा 27 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सारे क्वेश्चन हमने 2025 सेट वन 2025 कोड था 822 BV, पूरा सेट हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा ये हमारा पूरा लेक्चर, जो वीडियो हमने हल किया वीडियो में पूरा क्वेश्चन, तो कैसा रहा आपको कमेंट करके जरूर बताइए।